हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी काफी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का सेशन बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन लोग जितनी भी आईपीसी है, जितने भी एक्ट हैं, जितनी भी अपन लोगों की मूल विधि है जो हमारी यूपीएसआई में आने वाली है, तो उनका पूरा का पूरा डिस्कशन चल रहा है। और ये किससे चल रहा है? आपके न्यूज़पेपर से। जितनी भी डेली की डेली आपकी न्यूज बन पा रही है, क्योंकि इन्हें एक साथ याद रखना। देखो, आपने आईपीसी पढ़ ली पूरी की पूरी, लेकिन आप इनको नहीं रख पाएंगे कि इतनी सारी आईपीसी इतने सेक्शन है याद रखना। सीआरपीसी पढ़ ली और एक्ट पढ़ लिए, तो इनको हम डेली की डेली न्यूज में कवर कर रहे हैं और ये काफी अच्छा है और काफी लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो देखो, ये कल का 24 अगस्त का न्यूज़पेपर है, उससे लिया गया है कि पॉक्सो कानून की गलत व्याख्या खतरनाक नजीर। अब देखो, ये एक न्यूज़पेपर का है, ये दूसरे न्यूज़पेपर है। पॉक्सो एक्ट पर बम्बई हाई कोर्ट का फैसला पलटा जाए। अब देखो, ऐसा क्या हो गया है कि देखो, मैं पॉक्सो के बारे में तो 2 वीडियो बनाई है, उनमें भी बता दिया, लेकिन अब ऐसी क्या नीड हो रही है कि पॉक्सो एक्ट के बम्बई हाई कोर्ट का फैसला बदला जाए। तो पॉक्सो के बारे में पीछे बात करेंगे, पहले आर्टिकल पे थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं कि आर्टिकल क्या बोलता है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि बम्बई हाई कोर्ट, अब देखो इसमें क्या है कि देखो, ये यहां से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। त्वचा को स्पर्श ना होने पर पॉक्सो अधिनियम के तहत अभियुक्ता को बरी करने के बम्बई हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में रोक लगा दी। देखो, हुआ क्या है कि बम्बई हाई कोर्ट ने इसमें क्या किया था कि एक रेप केस का मामला था पॉक्सो के अंदर। जितना आपको पता होगा कि पॉक्सो अंडर 18 आता है, तो उसमें किसी व्यक्ति ने किसी लड़की के साथ छेड़खानी की और मुंबई हाईकोर्ट ने क्या बोला है कि जब तक आप त्वचा को स्पर्श नहीं करेंगे और कोई छेड़खानी नहीं करेंगे तो वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हाईकोर्ट ने इस पर रेट इसलिए लगाई है कि मान लो किसी ने ग्लव्स पहनकर किसी का रेप किया है, तो उसमें त्वचा से मतलब स्किन से स्किन का कांटेक्ट तो नहीं होगा, तो इस कारण से कोई भी रेप करे, ग्लव्स पहन के रेप कर सकता है। तो ये है इसमें क्या मैटर। तो ये आपको देख लेना है, पूरा का पूरा पढ़ लेना है। अब इसमें थोड़ा सा ये है कि 39 वर्ष का व्यक्ति था, उसने 12 साल की लड़की के साथ यौन उत्पीड़न किया। अब देखो, 354 क्या है। 354 के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पॉक्सो डिस्कस करेंगे कि पॉक्सो क्या होता है। कि द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 है। ठीक है जी, ये 2012 में आया है। पॉक्सो बोलेंगे, मैं दोबारा से फुल फॉर्म रिपीट कर देता हूँ क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। हिंदी में बोलते हैं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। ठीक है जी, पॉक्सो बोलते हैं इसे। एक्ट कब हुआ? क्योंकि बच्चों के लिए है, तो 14 नवंबर 2012 को चालू हुआ। लागू क्या है? ऑल इंडिया में लागू है। जब से क्या है आपकी 370 हटी है 31 अक्टूबर से। ठीक है जी। अब देखो, पॉक्सो के अंदर काफी धाराएं हैं। बस आपको मैं इससे पहले भी मैंने बताया था कि सेक्सुअल असॉल्ट के लिए। अब देखो, ये धाराएं है ना, ये पॉक्सो एक्ट की धारा है, ये आईपीसी या फिर उसकी नहीं है। ठीक है जी। पॉक्सो एक्ट के लिए इसकी धारा कौन सी लगती है? 5 लगती है। अगर किसी बच्चे को आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, या फिर किसी बच्चे की चाइल्ड पोर्नोग्राफी बना रहे हैं, तो उसमें क्या लगता है आपकी धारा कौन सी लगती है? 13 और 14 लगती है। ये पॉक्सो एक्ट की धारा है कि किसी बच्चे को आप क्या नहीं कर सकते, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए उत्साहित नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो इसकी भी काफी धाराएं हैं। उसका कभी कभी देखो ये होता है कि जैसे जैसे धारा आती जाती है, जैसे जैसे अपन लोग डिस्कस करते जाते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं धारा 354 की। धारा 354 क्या होती है? देखो, धारा 354 के अंतर्गत आता है काफी पार्ट। मैं थोड़ा थोड़ा सा इसके लिए ब्रीफ नॉलेज दे देता हूं कि आईपीसी की धारा 354 क्या बोलती है। देखो, आईपीसी की धारा 354 के अंतर्गत जब भी कोई व्यक्ति किसी फीमेल के साथ जबरदस्ती करता है या फिर कोई बल का प्रयोग करके उसके साथ कोई भी सेक्सुअल ऑफेंसेस करता है, तो वो धारा 354 के अंतर्गत आता है। अब देखो, धारा 354 के अंतर्गत आप मान लो कि आपने कोई फीमेल जा रही है और काफी लोग क्या करते हैं, कमेंटबाजी करते हैं, गाली देते हैं, तो वो धारा 354 का मैटर है कि काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और लड़की जा रही है या फिर कोई फीमेल जा रही है, तो उस पर क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, गंदी गंदी कमेंट करते हैं। तो धारा क्या है? वो 354 का मैटर है। अब देखो, धारा 354 के अंतर्गत एक ये भी चीज आती है कि मान लो कोई आप अपने हाथ से इस प्रकार का इशारा टाइप कर रहे हैं, जो वो कैसा है कि भद्दा है या फिर वो सेक्सुअल ऑफेंस के दायरे में रखा जा सकता है, या फिर वो एक प्रकार के कामुकता उत्तेजित करने वाला है, तो वो भी धारा 354 के अंतर्गत आता है। ठीक है जी। तो ये धारा 354 है और ये पॉक्सो एक्ट है। पॉक्सो एक्ट आपको याद होता ही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब देखो, एफआईआर सर्वाग्रही दस्तावेज नहीं सुप्रीम कोर्ट। देखो, 24 तारीख का आर्टिकल है, आर्टिकल पे थोड़ी सी नजर डालेंगे।
अब देखो एफआईआर क्या है कि एफआईआर किसके अंतर्गत आती है, पहले तो ये चीज देखनी है हमें कि एफआईआर, देखो एक चीज मैं बता दूं कि दंड देना या फिर कौन सी धारा लगेगी ये काम होता है आईपीसी का, लेकिन आईपीसी लगने के बाद काम चालू हो जाता है सीआरपीसी का कि इस दंड के लिए क्या क्या प्रावधान है और इस दंड को कैसे कैसे डील करना है। ये क्या बताता है, केवल और केवल दंड बताएगा कि इस काम के लिए कौन सा दंड है, लेकिन इस काम के लिए कौन सा दंड दिया जाना है और किस प्रकार से दंड दिया जाना है वो आपकी कौन बताती है, सीआरपीसी बताती है। अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एफआईआर क्या होती है। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि एफआईआर के बारे में सारे लोग जानते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं। अब देखो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट सीआरपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत आती है, धारा 154 के अंतर्गत आती है, ठीक है जी। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट किसके अंतर्गत आती है, धारा 154 के अंतर्गत आती है। वो किसके अंतर्गत आती है, सीआरपीसी की, क्योंकि आपको पता है कि दंड देना हमारा किसका काम है, सीआरपीसी का, लेकिन कौन से दंड के लिए क्या क्या, कौन से अपराध के लिए क्या दंड मिलेगा वो हमारा किसका काम है, उसका काम है आईपीसी का, ठीक है जी। तो ये प्रथम क्या बोलते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट बोलते हैं, और ये किसके अंतर्गत आती है और ये किसके लिए होती है, केवल और केवल संज्ञेय अपराध के लिए। अब देखो संज्ञेय अपराध के लिए होती है, तो संज्ञेय अपराध क्या है और संज्ञेय अपराध कौन सी धारा के अंतर्गत आता है, इसे बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलेंगे। संज्ञेय अपराध हमारा आता है सीआरपीसी की धारा 2C के अंतर्गत, ठीक है जी। ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है कि संज्ञेय अपराध कहां पर आता है, सीआरपीसी की धारा 2C के अंतर्गत आता है। और असंज्ञेय अपराध कहां पर आता है, असंज्ञेय अपराध आपका आता है, वो आता है आपकी सीआरपीसी की धारा 2I के अंतर्गत, ठीक है जी, 2I के अंतर्गत। यहां पर तीन चीज बताई मैंने, सीआरपीसी की धारा बताई मैंने तीन, 154, 2C और 2I। अब थोड़ा सा इस पर डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या क्या इसके अंतर आ रहा है कि भारतीय दंड संहिता 302, 320, 120B, 201 और 54। अब देखो सशस्त्र बलों अधिनियम की धारा, ये देखो सशस्त्र बलों की अधिनियम की धारा में नहीं पढ़नी है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अब 302 मैं बता ही चुका हूं, क्योंकि 300 धारा क्या है, आपका मर्डर है, हत्या है, और हत्या के लिए दंड कहां पर है, 302 के अंतर्गत है, ठीक है जी। 120B और 201 और इनकी चर्चा करते हैं थोड़ी सी आगे चलकर। अब देखो 120B क्या बताती है आपको, आपराधिक षड्यंत्रों का दंड, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। किसी भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कोई ना, आपने आपराधिक षड्यंत्र किया है, कोई इस प्रकार का षड्यंत्र रचा है, तो उसके लिए दंड किसके अंतर्गत आता है, 320B के अंतर्गत आता है। तो ये क्या धारा है, आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। अब आगे बात करेंगे 302 की। 302 क्या है, हत्या के लिए इसमें क्या दिया जाता है, केवल और केवल दंड दिया जाता है। किस प्रकार की हत्या और किस प्रकार से आपको दंड मिल रहा है वो कौन बताएगी, 302 बताएगी। आपने हत्या कहां पर करती, 300 के अंतर्गत। सीआरपीसी की धारा बताती है 54। देखो जब एक अपराधी कृत्य सभी व्यक्तियों ने सामान्य इरादे से किया है, तो प्रत्येक व्यक्ति, अब देखो इसमें क्या होता है कि मान लो ये 5-6 लोग यहाँ पर खड़े हैं और इन व्यक्तियों में से किसी एक ने अपराध किया है, लेकिन इन सब लोगों का इंटेंशन कैसा है, वो इंटरकनेक्ट है, सारे लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, लेकिन अपराध किसने किया, केवल और केवल एक ही ने किया। तो इन सबके सबरे ये 6 के 6 लोग किसके अंतर्गत आएंगे, धारा 34 के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इन सब लोगों का कॉमन इंटेंशन क्या था, एक ही था। और वो इसमें से भले ही एक व्यक्ति ने किया है, तो वो पूरी की पूरी धारा किस पर लगेगी, 6 के 6 व्यक्तियों पर लगेगी। ये होता है कॉमन इंटेंशन, ठीक है जी। तो ये चीज आप समझ पाए होंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और चर्चा करते हैं, और वो चर्चा है आपकी, इसमें और भी धाराएं आई हैं। इसमें धारा आई है आपकी, देखो नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा 419, 384 और फिर से 34, ठीक है जी। ये किसकी है, भारतीय दंड संहिता की है। अब भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 384 और 34 तो अपन लोग बता ही चुके हैं, सामान्य हाथ से बोलते हैं इसे। अब 419 और 384 की डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्या क्या बोलती है 419 और 384 देखेंगे। अब पहले बात होगी 419 की। 419 क्या बोलती है, किसकी धाराएं चल रही है, आईपीसी की चल रही है, ठीक है जी। 419 आपके लिए धारा बोलती है कि प्रत्यरूपण द्वारा छल के लिए दंड। अगर आपने क्या किया है, प्रत्यरूपण किया है, मतलब किसी चीज की क्या किया है आपने, प्रत्यरूपण किया है, कॉपी की है, या फिर किसी के बेस में आपने क्या किया है, छल किया है, प्रत्यरूपण द्वारा छल, प्रत्यरूपण द्वारा छल का दंड, ठीक है जी। अब देखो इसमें कैसे क्या हो सकता है कि इसके लिए एक तो यह है कि किसी भारतीय का कारावास हो सकता है, और इसकी अवधि क्या हो सकती है, 3 साल तक हो सकती है, कारावास हो सकता है 3 साल की अवधि तक। और आपको पता है कि जुर्माना तो आपको लग ही सकता है, तो उसमें तो कोई दोहराए की बात है ही नहीं। अब देखो प्रत्यरूपण का मतलब क्या होता है, प्रत्यरूपण का मतलब यह है कि आप मान लो कि कांस्टेबल है और एसआई के लिए आपने क्या कर दिया,
वर्दी पहन ली और उसके द्वारा क्या कर दिया आपने, छल कर दिया, वो क्या हो गया, प्रत्यारोपण के द्वारा छल हो गया। अगर आप इस प्रकार से कार्य करते हैं तो आपके लिए क्या सजा होगी, 3 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। अब धारा की बात करते हैं 384 की। अब 384 क्या बोलती है आपकी, 384 बोलती है उद्यापन, उद्यापन के लिए दंड। और देखो उद्यापन के लिए दंड भी क्या है, और ये दोनों धारा लगभग सिमिलर सी बात करती हैं। अब इसकी थोड़ी सी देखो उद्यापन का मैं मतलब यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा तो काफी लोग हिंदी में नहीं समझ पाएंगे, और इसका इंग्लिश अर्थ होता है एक्सटॉर्शन। तो एक्सटॉर्शन के लिए क्या है, यहाँ पर दंड है, पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन, पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन। तो उद्यापन के लिए दंड का मतलब क्या है कि जबरदस्ती किसी चीज से किसी चीज की वसूली करना, जबरदस्ती वसूली करना, वसूली करनी है, वो भी किस प्रकार से हो रही है, जबरदस्ती। ठीक है जी। तो इसके लिए क्या क्या वो है आपके लिए, इसके लिए है मैक्सिमम 1 साल तक की सजा हो सकती है, और मैक्सिमम 3 साल तक की प्लस जुर्माना। ये भी क्या है, जबरदस्ती वसूली भी एक प्रकार का प्रत्यारोपण के अंतर्गत ही आ जाती है, और धारा 24 तो पता है कॉमन इंटेंशन है। ठीक है जी, चलते हैं आगे। भिखारियों की पिटाई कर रहे उन्हें पाकिस्तान जाओ कहा। अब देखो इस प्रकार का एक केस आया है, राजस्थान के अजमेर का केस है कि इसमें क्या हो रहा है कि भिखारियों की पिटाई की जा रही है, और इसमें वीडियो भी बनाया गया है। तो इसमें देखो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151। अब देखो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा क्या है, सीआरपीसी की धारा कौन सी पढ़नी है अपन लोगों को, 151 पढ़नी है। 151 क्या बताती है वो अपन लोग जानेंगे कि संज्ञेय अपराधों का किए जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। अब देखो संज्ञेय अपराध एक प्रकार के ऐसे अपराध होती है जब भी कोई व्यक्ति, छोटी मोटी घटना होती है और उसके हिसाब से किसी पब्लिक प्रॉपर्टी या फिर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा देता है, और वो इस प्रकार का नुकसान होता है कि उसमें कोई ज्यादा बड़ी हानि नहीं होती है, क्षति नहीं होती है। तो उन लोगों को संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए क्या करते हैं, सीआरपीसी 151 क्या करती है कि आपको पता है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं, मान लो ये बहुत सारे लोग हैं, और इन लोगों को आपको पता है कि ये किसी ना किसी को क्षति पहुंचाने के कारण से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और कुछ भी ये कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, सीआरपीसी की धारा 151 के अंतर्गत इन्हें क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। और जो भी ये लोग कार्य करने की सोच रहे थे या फिर जो भी ये दुर्घटना करने की सोच रहे थे, तो उससे क्या कर सकते हैं, आप बच सकते हैं। तो ये बोलती है सीआरपीसी की धारा 151। ठीक है, चल जाए मामला आगे है। देखो 2 रिपोर्ट है, 2 रिपोर्टों में एक ही धारा लग रही है, इस कारण मैंने ये थोड़ी सी यहाँ पर डिटेल में आर्टिकल है, और दोनों की दोनों धारा क्या है, 309 के अंतर्गत की धारा है। 309 क्या बोलता है कि आत्मदाह, जो भी सुसाइड करने की कोशिश करता है तो उसके लिए कौन सी धारा एप्लीकेबल होती है, 309 होती है। एक तो ये व्यक्ति है, इन्होंने कोई भी, इसमें क्या था कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के विधानसभा के सामने एक युवक ने मंगलवार को आत्मदाह करने की कोशिश की। हालांकि आग लगने से पहले उसे क्या कर लिया गया, रोक लिया गया, और इसने क्या है कि रसद विभाग पर करोड़ों रुपए से ज्यादा गबन करने का आरोप लगाया है। कहने का मतलब यह है कि इसका कोई केस है रसद विभाग का, और उस पर बहुत सारे क्या आ चुके हैं, बहुत सारा बिल आ चुका है, और इतना करोड़ों रुपए का बिल है। तो इसने क्या किया है, जैसे कि मीटर चालू बत्ती गुल वाला सीन था, वही इसके पास हुआ है कि मतलब इतना बिल नहीं आना चाहिए था, इतना इसका गबन आ चुका है। ठीक है जी। तो एक केस ये 309 के अंतर्गत आता है कि जो कोई भी व्यक्ति 309 आत्मदाह करने की कोशिश करता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है, तो वो 309 का है। अब देखो एक केस ये है, इसमें क्या है कि एक लड़की है, उसने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या कर ली, अपने आप में आग लगा दी और उसे मौत के हवाले कर लिया, और उसने वही मौके पर 85% जल गई। और एक इसके साथ लड़का भी था, उसमें भी इसने क्या किया, आग लगा दी। तो दोनों के दोनों में इसने आग लगाने की कोशिश की, और दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं, जा चुके हैं, मर चुके हैं। तो इसमें कुछ ऐसा केस था कि जो लड़का था उसने क्या किया है कि इस लड़की के साथ काफी टाइम से रिलेशनशिप में था, और बाद में कुछ रेप वेप का केस लगाया लड़की ने, और इसका ये कुछ केस था। और जो लड़का था उसके साथ काफी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मिले हुए थे, तो ऐसा कुछ इसने केस लगाया हुआ है। तो ये केस है जालसाजी का है, और गैर जमानती वारंट किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी क्या है, बलात्कार का है। तो बलात्कार के अंतर्गत आपको पता है 376 के 2 मामले लगते हैं। 375 में क्या होता है, बलात्कार होता है, बलात्संग होता है। 376 के अंतर्गत क्या दिया जाता है, उसमें दंड दिया जाता है। ठीक है जी। अब इसमें पहले तो हम 309 की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो धारा मैं पहले भी बता चुका हूँ और आगे वाली भी है। आत्मदाह करने का प्रयत्न, जो कोई भी आत्मदाह करने का प्रयास करेगा और उस अपराध के लिए कोई कार्य करेगा, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी।
या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो मेरे भाइयों, इंडिया में सुसाइड करना भी किसके अंतर्गत आया है? क्राइम के अंतर्गत है, ठीक है जी। तो यहाँ पर सुसाइड करना भी लोगों के लिए आसान नहीं है, तो 1 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो इस प्रकार ऐसे कामों से वैसे तो सारे लोग अलग ही रहते हैं, तो अलग ही रहना चाहिए, ठीक है जी। अब देखो, यूपी ने 77 मामले वापस लिए। अब देखो, कुछ मामले हैं, यूपी ने 77 मामले वापस लिए, कहां से? सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट में देखो, पहले क्या था कि यूपी गवर्नमेंट ने ये केस भेज दिया हमारे सुप्रीम कोर्ट। अब बाद में क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट से अपने केसों को क्या ले रहा है? वापस ले रहा है। अब देखो, इसमें क्या है कि कुछ केस हैं, उनके बारे में अपन लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो, एक तो सीआरपीसी की धारा लग रही है जहां पर 321, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस होगा। 321 और कुछ केस है 397, आईपीसी का केस है 397 का। देखो, वो ऊपर वाला सीआरपीसी है, ये 397 है। सीआरपीसी की 321, अब सीआरपीसी की धारा 401 के तहत समीक्षा अधिकारी। अब देखो, इसमें से मैंने धारा निकाल ली है और उस पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। सीआरपीसी की धारा 321 बोलती है कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर हाई कोर्ट हो, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के लिए केसों को भेज देता है तो बाद में वो क्या कर सकता है? केसों को वापस ले सकता है। विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, अभियोग वापस लेना, ये किसके अंतर्गत आता है? सीआरपीसी की 321 के अंतर्गत आता है। आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। अब बात आती है धारा, सीआरपीसी की धारा तो मैंने बता दी, अब बात आती है आईपीसी की धारा 397। अब देखो, वैसे तो उसमें दिया है आईपीसी की धारा 397 में क्या है कि डकैती के अपराध है। इसमें डकैती के अपराधों से है जिसकी उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। तो आपको 397 में पता पड़ गया कि डकैती की अपराध है और उनके लिए सजा है, तो वो कौन सी है? उम्र कैद तक की सजा है। अब देखो, 397 तो अपन लोगों ने देख ली। अब इसके अतिरिक्त भी 397 में आप देखो, डकैती की सजा तो आप लोगों ने देख पाए, लेकिन कैसे लगेगी डकैती की सजा और क्या क्या होता है डकैती के अंतर्गत और डकैती के लिए कौन सी आईपीसी आती है, अगर आप इस प्रकार से थोड़ा सा चीजों को ध्यान देंगे तो आपके लिए ये चीज है ना बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएंगी? आसान हो जाएंगी, ठीक है जी। अब देखो, 390 के अंतर्गत क्या आता है? आपका लूट आती है। लूट और डकैती में देखो थोड़ा सा फर्क है। लूट में क्या होता है कि कब, अब देखो, चोरी भी आती है। चोरी किसके अंतर्गत आती है वो आपको पता होना चाहिए कि चोरी आपकी धारा 378 के अंतर्गत आती है, ठीक है। धारा 378 के अंतर्गत क्या आती है? चोरी आती है। 390 के अंतर्गत क्या आती है? लूट आती है। देखो, जब भी कोई व्यक्ति चोरी करता है उसमें किसी व्यक्ति को हानि नहीं होती है, केवल ये चोरी करता है और निकल जाता है। और लूट में क्या आता है कि इस व्यक्ति किसी को जान हानि तक हो जाती है, तो चोरी किस में बदल जाती है? लूट में बदल जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें व्यक्ति 2 से कम होनी चाहिए, 5 से कम होनी चाहिए। लेकिन लूट भी डकैती में बदल जाती है जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हो और उसमें किसी का मर्डर आदि कर दिया जाए, तो वो क्या बदल जाती है? वो किस में हो जाती है? डकैती में कन्वर्ट हो जाती है। डकैती में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है जी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, 397 में क्या बोलती है कि 397 में आपकी धारा बोलती है कि जो मृत्यु या घोर आपत्ति कारित करने के प्रयत्न से लूट या डकैती। अब देखो, 397 के अंतर्गत क्या हुआ है कि या तो लूट हो चाहे डकैती हो और उसमें क्या हो गई? मृत्यु हो गई किसी की, तो उसके लिए कौन सी धारा एप्लीकेबल होती है? 397 एप्लीकेबल होती है। 397 में क्या दिया है? इन दोनों का दंड दिया है। किसका? 390 का और 391 का। तो दंड क्या है? देखो मेरे भाइयों, इसमें आजीवन कारावास तक हो सकता है और कम से कम नहीं है, मतलब इसमें कोई 7 वर्ष से कम का दंड नहीं है और मैक्सिमम कितना जाएगा? आपका आजीवन कारावास जाएगा, ठीक है जी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जाएगा। तो ये चीज आपको देख लेनी है। चलते देखो, मुजफ्फरनगर वाला केस था, ये दंगे हैं उसमें कुछ। तो ये वाला केस क्या है कि रॉड का दंगा है, तो ये केस इसने क्या किया? यूपी गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। अब देखो, ये फैमिली है, मुस्लिम फैमिली, असॉल्ट इन अजमेर। तो देखो, एक तो राजस्थान का केस था, उसमें क्या था कि जो भिखारी लोग थे उनके साथ क्या किया गया? पाकिस्तान जाओ के नारे दिए गए, भिखारियों की पिटाई और उन्हें पाकिस्तान भेजो। और एक ये वाला केस है, इसमें क्या है कि जो मुस्लिम फैमिली है उसके साथ क्या हुआ है? असॉल्ट हुआ है, अत्याचार हुआ है, ठीक है जी। और इसमें भी क्या है कि पता था, ऐसा वीडियो क्लिप बनी है, सीआरपीसी की फिर से धारा वही लगी है, कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने के लिए, ठीक है जी। तो ये आपको सीआरपीसी की धारा देख लेनी है, इसमें लिखा हुआ है सीआरपीसी की धारा 151, ठीक है। चलते आगे। अब देखो, ये बड़ी अजीबो गरीब घटना है। थाने पहुंची पीड़िता को थानेदार ने बनाया हवस का शिकार। तो जब ऐसी घटनाएं आती हैं तो दिल थोड़ा सा दुखी हो जाता है, क्योंकि
यहाँ पर जाकर लोग क्या करते हैं, अपने न्याय की गुहार लगाते हैं और वहीं पर जाकर क्या होता है, उनके साथ थोड़ा सा क्या पूरा ही का पूरा बोलेंगे कि गलत व्यवहार होता है। तो इनके लिए काफी अच्छे प्रावधान होने चाहिए। मैं बोलूंगा कि अगर इस प्रकार का कुछ हो रहा है तो ये नागौर की घटना है, मृत्युदंड तक दिया जाना चाहिए और वो भी संगीत संघ दिया जाना चाहिए। लास्ट 10 डेज में इस प्रकार की घटना पर जल्दी से जल्दी क्या होना चाहिए, मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे भारत के जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उस पर क्या है कि उंगली उठाई जा सकती है कि भाई जहां पर पहुंच, जब यहीं पर लोग सुरक्षित नहीं है तो आखिर लोग जाएंगे कहां पर। ठीक है जी। तो ये धारा इसमें कौन कौन सी लगेगी अब वो हम बताते हैं। अब देखो ये कोई मीड़ा वीड़ा है साले, और ब्लैकमेल करने का, मारने की धमकी देते हैं, स्टार्टिंग में अपनी पावर का फायदा उठाते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि हमारी भारत की आईपीसी भी कुछ ज्यादा ही पावरफुल है इनसे। अब देखो धारा 375 क्या है, बलात्संग है। धारा 375 में क्या है, बलात्संग है। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, बलात्संग में जब भी कोई स्त्री की बिना इच्छा के अपन तो क्या कोई भी व्यक्ति बिना इच्छा के इसके साथ कुछ भी करे, वो किसके अंतर्गत आता है, बलात्संग के अंतर्गत आता है। ठीक है जी। बलात्संग के अंतर्गत आता है। वो किसी भी प्रकार का कार्य हो, चाहे वो आपकी चाहे टच भी करना हो ना, तो वो बलात्संग के अंतर्गत ही आएगा। किसी फीमेल को बिना उसकी इच्छा के टच करना, बिना उसकी इच्छा के उसके साथ कुछ भी करना, सेक्सुअल ऑफेंसेस करना, तो वो आपके बलात्संग के अंतर्गत आता है। ठीक है जी। अब बलात्संग के अंतर्गत के लिए दंड है हमारी आईपीसी 376। डिटेल से डिस्कस पहले भी हो चुकी है, फिर से करेंगे। अब देखो बलात्संग के लिए क्या है, बलात्संग देखो अब इसके लिए काफी अच्छे काज है। देखो ये पूरा का पूरा डिटेल से डिस्कशन आपको करना चाहिए, या फिर मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगा केवल 376 के ऊपर ही। लेकिन इसमें कुछ धारा है, 376A है। 376A क्या बोलती है, 376A ये बोलती है कि अगर किसी व्यक्ति का किसी फीमेल के साथ क्या हो चुका है, तलाक हो चुका है, और उसके बाद भी व्यक्ति क्या करता है, उसके साथ संभोग करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो वो क्या है, एक प्रकार के बलात्संग का दंड है। और उसकी कितने वर्ष तक की सजा हो सकती है, 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है। ठीक है जी। कब, शादी के बाद, मतलब तलाक के बाद भी क्या कर रहा है, उसके साथ संभोग या फिर संबंध बनाए रख रहा है। अब देखो धारा 376B क्या होती है। अब इन व्यक्तियों पर देखो 376B लगेगी, 376B या 376C दोनों का ये केस बन सकता है। ठीक है जी। लोक सेवक द्वारा अपनी अवरक्षा में किसी व्यक्ति के साथ संभोग। अब देखो गई तो थी ये अवरक्षा के लिए, रक्षा के लिए इनके पास, लेकिन इनने क्या किया, उसको हवस का शिकार बना दिया। तो ये क्या है, लोक सेवक द्वारा हवस का शिकार। ठीक है जी। तो ये 376B है। इसमें क्या होता है, 376B में तो इन्हें 5 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है और नौकरी भी जा सकती है। ठीक है जी। कुछ भी हो सकता है अब इनके साथ, नौकरी भी इन्हें छोड़नी पड़ सकती है। ठीक है। 376C क्या कहती है, अगर कोई फीमेल है और वो जेल में है, अब जेल का कोई भी अधिकारी क्या कर रहा है, उसके साथ कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, सेक्सुअल ऑफेंस कर रहा है, तो कौन सी धारा लगेगी, 376। देखो अभी ये क्या है कि इनके पास ही गए थे लेकिन जेल में नहीं गए हैं। ठीक है जी। जेल में जाने के बाद कौन सी लग जाएगी, 376C लग जाएगी। तो इसमें क्या है कि इसमें भी 5 साल तक का जुर्माना है, सॉरी 5 साल तक का कारावास है। जुर्माना तो सबके साथ चलता ही है, और इनकी क्या है, नौकरी भी जा सकती है। अब 376D की बात की जाए, 376D में क्या होता है कि 376D में ये होता है कि किसी मान लो हॉस्पिटल में कोई फीमेल एडमिट है और उसके साथ उस अवस्था में सेक्स किया जाए या फिर इस प्रकार का कोई भी कार्य किया जाए कि वो क्या है कि एक तो मान लो वो अनकॉन्शियस माइंड में है और उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस किया जाए, तो वो 376D के अंतर्गत आता है। अब 376D के अंतर्गत आता है तो इसमें क्या है, 5 साल तक की कारावास है सब में। और देखो इसमें हॉस्पिटल का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है अगर इस प्रकार से किसी हॉस्पिटल में कोई भी प्रक्रिया देखने को मिलती है तो। ठीक है जी। तो ये था आज का डिस्कशन, काफी डिटेल में डिस्कस किया है। एंजॉय कीजिए सेशन को और इसी प्रकार से देखते रहिए। बस रिवाइज करना है और बस रिपोर्टों को देखकर आपको क्या करना है, पूरी की पूरी आईपीसी याद करनी है। ठीक है जी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद।